स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। कानपुर शहर के अरमापुर स्टेट के रहने वाले लोग सुबह टहलने के लिए निकले तो उन्हें कैलाश नगर पुलिया के पास सड़क के किनारे खून से लथपथ एक लाश पड़ी दिखाई दी। थोड़ी देर में वहां भीड़ लग गई। उसी भीड़ में से किसी ने इस बात की सूचना थाना अरमापुर पुलिस को दे दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी आशीष मिश्र पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर आ पहुंचे। घटनास्थल पर आने से पहले उन्होंने लाश पड़ी होने की सूचना पुलिस अधिकारियों को दे दी थी। ये 14 मई 2017 की बात है। घटनास्थल पर पहुंचकर आशीष मिश्र लाश का बारीकी से निरीक्षण करने लगे। लाश सड़क के किनारे खून से लथपथ पड़ी थी। उसके पास ही एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। हत्या किसी मजबूत और भारी चीज से सिर पर प्रहार करके की गई थी। उसके बाद पहचान मिटाने के लिए उसके चेहरे को ईंट से बुरी तरह कुचल दिया गया था। खून से सनी सीमेंट वाली वह ईंट वहीं पड़ी थी। आशीष मिश्र लाश का निरीक्षण कर रहे थे कि एसपी संजय कुमार यादव, सीओ ज्ञानेंद्र सिंह और नम्रता श्रीवास्तव भी आ पहुंची थी। अधिकारियों के आदेश पर फोरेंसिक टीम भी आ गई थी। फोरेंसिक टीम ने अपना काम कर लिया तो पुलिस अधिकारियों ने भी घटनास्थल और लाश का निरीक्षण किया। घटनास्थल पर सैकड़ों लोग जमा थे, पर कोई भी लाश की पहचान नहीं कर सका था। इससे स्पष्ट था कि मृतक कहीं और का रहने वाला था। जब लोग लाश की पहचान नहीं कर सके तो एसपी संजय कुमार यादव ने मृतक के कपड़ों की तलाशी लेने को कहा। सिपाही रामकुमार ने मृतक के पैंट की जेब में हाथ डाला तो उसमें एक परिचय पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस मिला। लाइसेंस और परिचय पत्र पर एक ही नाम सुरेंद्र कुमार तिवारी पुत्र नीरज कुमार तिवारी लिखा था। इसका मतलब दोनों चीजें उसी की थीं। दोनों पर पता मसवानपुर कच्ची बस्ती दर्ज था। परिचय पत्र के अनुसार वो रक्षा प्रतिष्ठान में संविदा कर्मचारी था। लाइसेंस और परिचय पत्र से मिले पते पर दो सिपाहियों रामकुमार और मेवालाल को भेजा गया तो वहां एक लड़का मिला। उसे परिचय पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया गया तो उसने कहा, अरे ये परिचय पत्र और लाइसेंस तो मेरे पिताजी का है। वो कहाँ है? कल रात 10 बजे घर से निकले तो अभी तक लौटकर नहीं आए हैं। सिपाहियों ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम जय तिवारी बताया। इसके बाद सिपाहियों ने बताया कि अरमापुर स्टेट स्थित कैलाश नगर पुलिया के पास एक लाश मिली है। उसी की पैंट की जेब से यह परिचय पत्र और लाइसेंस मिला है। वो उनके साथ चलकर लाश देख ले, कहीं वह लाश उसके पिता की तो नहीं है। जय अपने चाचा सर्वेश तिवारी को साथ लेकर सिपाहियों के साथ चल पड़ा। घटनास्थल पर पहुंचकर उसने लाश देखी तो फफक फफक कर रोने लगा। रोते हुए उसने कहा, सर, ये लाश मेरे पिता सत्येंद्र तिवारी की है। पता नहीं किसने इनकी हत्या कर दी। जय के साथ आए उसके चाचा सर्वेश ने भी लाश की पहचान अपने भाई सत्येंद्र तिवारी के रूप में कर दी थी। घटनास्थल पर मृतक का बेटा और भाई आ गए थे, लेकिन उसकी पत्नी अभी तक नहीं आई थी। थाना प्रभारी आशीष मिश्र ने जय से उसकी मां के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसकी मां सुलभ विशेधन गांव गई है। थाना प्रभारी ने फोन द्वारा उसे सूचना दी तो थोड़ी देर में वह भी घटनास्थल पर आ गई। पति की लाश देखकर सुलभ बेहोश हो गई। तब साथ आए महिलाओं ने किसी तरह उसे संभाला। उस समय वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी, इसलिए पुलिस उससे पूछताछ नहीं कर सकी। सीओ ज्ञानेंद्र सिंह ने मृतक के बेटे जय से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके पिता सत्येंद्र कल रात 10 बजे घर से ये कहकर निकले थे कि वो 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। जब काफी देर तक वह लौटकर नहीं आए तो उसने यह बात अपने चाचा सर्वेश तिवारी को बताई। उसके बाद उसने चाचा के साथ पिता की काफी खोज की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। सुबह सिपाहियों से पता चला कि उनकी तो हत्या हो गई है। थोड़ी देर बाद मृतक की पत्नी सुलभ सामान्य हुई तो पुलिस अधिकारियों ने उसे सांत्वना देकर उससे भी पूछताछ की। उसने बताया कि उसके पति ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ठेके पर काम करते थे। लेबर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी वृंदावन एसोसिएट्स द्वारा उन्हें ओएफसी में काम पर लगाया था। इस कंपनी की ओर से मजदूरों का ठेका दिनेश खंडेलवाल और उनका मुंशी अमन लेता था। लगभग 5 महीने पहले उसके पति सत्येंद्र का पैसे के लेनदेन को लेकर ठेकेदार दिनेश और मुंशी अमन से झगड़ा हुआ था, जिसमें मारपीट भी हुई थी। इसके बाद से वो काफी परेशान रहते थे। वो शराब भी बहुत ज्यादा पीने लगे थे। कहीं ठेकेदार दिनेश और उसके मुंशी अमन ने ही तो उनकी हत्या नहीं कर दी है। पूछताछ के बाद पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद थाने आकर थाना प्रभारी आशीष मिश्र ने सत्येंद्र तिवारी की हत्या का मुकदमा दर्ज कराकर ठेकेदार दिनेश और उसके मुंशी अमन को हिरासत में ले लिया गया। थाने में दोनों से सत्येंद्र की हत्या के बारे में पूछताछ की गई तो दोनों ने साफ मना कर दिया।
अमन का कहना था कि पैसों को लेकर उसका सत्येंद्र से झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन वह झगड़ा ऐसा नहीं था कि बात हत्या तक पहुंच जाती। सत्येंद्र की पत्नी उसे गलत फंसा रही है, ऐसा ही दिनेश ने भी कहा था। उनकी बातों से पुलिस को लगा कि दोनों निर्दोष हैं तो उन्हें छोड़ दिया गया था। आशीष मिश्र को इस मामले में कोई सुराग नहीं मिल रहा था, जबकि अधिकारियों का उन पर काफी दबाव था। अंत में उन्होंने मुखबिरों का सहारा लिया। आखिर उन्हें मुखबिरों से मदद मिल गई। किसी मुखबिर से उन्हें पता चला कि सत्येंद्र की हत्या उसके बेटे जय ने ही की है। इसमें उसकी मां सुलभ और उसके प्रेमी दीपक कठेरिया का भी हाथ हो सकता है। बात थोड़ा हैरान करने वाली थी, लेकिन अवैध संबंधों में कुछ भी हो सकता है। ये सोचकर आशीष मिश्र ने मसवानपुर स्थित मृतक सत्येंद्र तिवारी के घर छापा मारकर जय और उसकी मां सुलभ को गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर सुलभ और जय से सत्येंद्र की हत्या के बारे में पूछताछ की गई तो दोनों कस्में खाने लगे। लेकिन पुलिस के पास जो सबूत थे उससे पुलिस ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया और उनसे सख्ती से पूछताछ की। फिर तो मामबेटे ने सत्येंद्र की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पता चला कि जय ने पड़ोस में रहने वाले दीपक कठेरिया की मदद से पिता की हत्या की थी, क्योंकि सुलभ के दीपक कठेरिया से अवैध संबंध थे। सत्येंद्र इस बात का विरोध करता था। शराब के नशे में वह अक्सर पत्नी और बेटे की पिटाई करता था। उसकी इसी हरकत से तंग आकर बेटे और प्रेमी की मदद से सुलभ ने पति की हत्या करवा दी थी। सत्येंद्र की हत्या में दीपक का नाम आया तो पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। थाने में दीपक ने जय और सुलभ को देखा तो उसने भी सत्येंद्र की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद दीपक और जय ने हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड और खून सने अपने कपड़े बरामद करा दिए थे, जो जय ने अपने घर में छिपा रखे थे। सभी से पूछताछ में सत्येंद्र तिवारी की हत्या की जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार थी। कानपुर शहर से 40 किलोमीटर दूर जीटी रोड पर एक कस्बा बसा है बिल्हौर। इसी कस्बे से कुछ दूरी पर एक गांव है विशुधन। ब्राह्मण बाहुल्य इस गांव में रमेश चंद्र दुबे अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटियां शुभी और सुलभ तथा एक बेटा अरुण था। रमेश चंद्र दुबे अध्यापक थे। उनके पास खेती की थोड़ी जमीन थी। इस तरह उनका गुजर बसर आराम से हो रहा था। बड़ी बेटी शुभी की शादी उन्होंने कन्नौज में की थी। इसके बाद सुलभ शादी लायक हुई तो कानपुर शहर में मसवानपुर बस्ती में रहने वाले नीरज तिवारी के बेटे सत्येंद्र से उसकी शादी कर दी। सत्येंद्र प्राइवेट नौकरी करता था। उसका रंग थोड़ा सांवला था और वो सुलभ से उम्र में भी बड़ा था। सुलभ काफी खूबसूरत थी। इसके बावजूद उसने कभी कोई ऐतराज नहीं किया। देखते देखते 5 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। इस बीच सुलभ 2 बच्चों जय और पारस की मां बन गई। बच्चों के जन्म के बाद सत्येंद्र की नौकरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में संविदा कर्मचारी के रूप में लग गई। लेबर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी वृंदावन एसोसिएट्स के तहत उसे काम पर रखा गया। ये कंपनी रक्षा प्रतिष्ठानों में मजदूर सप्लाई करने का ठेका लेती है। सत्येंद्र को वहां से ठीक ठाक पैसे मिल रहे थे, इसलिए घर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। बच्चे बड़े हुए तो घर में रहने की परेशानी होने लगी। सत्येंद्र बच्चों के साथ अलग मकान लेकर रहने लगा। सुलभ यही चाहती भी थी। बच्चे बड़े हुए तो खर्च बढ़ा, जिससे घर में पैसों को लेकर तंगी रहने लगी। उसी बीच सत्येंद्र शराब पीने लगा। उसकी कमाई का एक हिस्सा शराब पर खर्च होने लगा तो घर खर्च को लेकर सुलभ परेशान रहने लगी। वो पति को शराब पीने को मना करती तो सत्येंद्र उससे लड़ाई झगड़ा ही नहीं करता, बल्कि मारपीट भी करता। इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ने लगा। एक दिन सत्येंद्र के साथ एक युवक आया, जिसके बारे में उसने सुलभ को बताया कि यह उसका दोस्त दीपक कठेरिया है। वो भी मसवानपुर में ही रहता था। दोनों साथ साथ खाते पीते थे। दीपक ने खूबसूरत सुलभ को देखा तो पहली ही नजर में उस पर मर मिटा। दीपक शरीर से हृष्टपुष्ट और सुलभ से कम उम्र का था, इसलिए सुलभ भी उसकी ओर आकर्षित हो गई। दीपक उस दिन करीब 1 घंटे तक घर में रहा। इस बीच दोनों एक दूसरे को ताकते रहे। 1 सप्ताह भी नहीं बीता था कि एक दिन सत्येंद्र फिर दीपक को घर ले आया। उसका आना सुलभ को अच्छा लगा। बातों बातों में दीपक ने सुलभ का फोन नंबर ले लिया। इसके बाद दीपक ने बहाने से सुलभ को फोन किया तो उसने बातचीत में दिलचस्पी दिखाई। फिर तो दोनों में बातें होने लगी। एक दिन सुलभ घर में अकेली थी। वो आंगन में खड़ी अपने बाल सुखा रही थी, तभी दीपक आ गया। उस दिन वो दीपक को कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगी। उसकी निगाहें सुलभ के चेहरे पर जम गईं। यही हाल सुलभ का भी था। अपनी स्थिति को भांप कर सुलभ ने चुप्पी तोड़ी। तुम तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे पहली बार देखा है। इस तरह अकेली तो पहली बार देख रहा हूं। इसके पहले तो चोरी चोरी देखना पड़ता था। आज खुलकर देखने का मौका मिला है। अब पता चला कि तुम कितनी खूबसूरत हो। ऐसा क्या है मुझ में जो मैं तुम्हें इतनी खूबसूरत लग रही हूं?
सुलभ ने दीपक की आंखों में आंखें डालकर पूछा। हीरे की परख जौहरी ही कर सकता है। मैं बड़ा नसीब वाला हूं जिसे तुम्हारी खूबसूरती देखने का मौका मिला है। वैसे आप हैं बहुत बातें बनाने वाले। बातों में उलझाकर आप मुझे फंसाना चाहते हैं। किसी की बीवी को फंसाने में तुम्हें डर नहीं लगता? ऐसा करते शर्म नहीं आती? कैसी शर्म? खूबसूरत चीज को कौन नहीं पाना चाहता? अगर मैं तुम्हें पाना चाहता हूं तो इसमें मेरा क्या दोष है? कहकर दीपक ने सुलभ को अपनी बाहों में भर लिया। सुलभ कसमसाई भी और बनावटी विरोध भी जताया, लेकिन उसके बाद खुद को समर्पित कर दिया। दीपक ने उस दिन सुलभ को जो सुख दिया उससे वो भावविभोर हो उठी। दीपक से असीम सुख पाकर सुलभ उसकी दीवानी बन गई। वो ये भी भूल गई कि वो 2 जवान बच्चों की मां है। अवैध संबंधों का सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो वक्त के साथ बढ़ता ही गया। ऐसे रिश्ते छिपे भी नहीं रहते। सत्येंद्र को भी इसकी जानकारी हो गई। फिर तो वो सुलभ पर बरस पड़ा। मैं तुम्हारे बारे में क्या अनाप शनाप सुन रहा हूं? मेरा नहीं तो कम से कम बच्चों का तो ख्याल किया होता। तुम्हें तो लड़ने का बहाना चाहिए। मैंने ऐसा क्या गलत कर डाला जो लोग मेरे बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं? सुलभ ने कहा, मुझे पता चला है कि दीपक वक्त बेवक्त घर आता है। तुम उससे हंस हंस कर बातें करती हो। तुम्हारे दीपक के साथ नाजायज संबंध है। आखिर मेरी जिंदगी को नरक क्यों बना रही हो? नरक तो तुमने मेरी और बच्चों की जिंदगी बना रखी है। पत्नी और बच्चों को जो सुख सुविधा चाहिए वो तुमने कभी नहीं दी। तुम जो कमाते हो शराब में उड़ा देते हो। दीपक हमारी मदद करता है तो उस पर इल्जाम लगाते हो। सुलभ अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि सुरेंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वो सुलभ को बेरहमी से पीटने लगा। पीटते हुए उसने कहा, मेरा खाती है और मुझसे ही जुबान लड़ाती है। इसके बाद ये रोज का नियम बन गया। देर रात सुरेंद्र नशे में धुत होकर आता और बात बेबात सुलभ से मारपीट करता। दोनों बच्चे जय और पारस मां को बचाने आते तो वो उन्हें भी गालियां तो देता ही, उनकी पिटाई भी कर देता। अब वो रात दिन नशे में डूबा रहने लगा था। कभी काम पर जाता, कभी नहीं जाता। वेतन कम मिलता तो वो ठेकेदार और मुंशी से भी लड़ने लगता। रोज रोज की मारपीट से सुलभ और उसका बेटा जय आजिज आ चुका था। आखिर उन्होंने सत्येंद्र से छुटकारा पाने की योजना बना डाली। उस योजना में सुलभ ने अपने प्रेमी दीपक कठेरिया को भी शामिल कर लिया। दीपक इसलिए योजना में शामिल हो गया था क्योंकि सत्येंद्र उसके संबंधों में बाधक बन रहा था। सुलभ की पिटाई उसे भी चुभती थी। योजना के तहत दीपक मसवानपुर स्थित पवन ऑटो से एक लोहे की रॉड खरीद लाया और मेडिकल स्टोर से एक पत्ता नशीली गोलियों को। 12 मई 2017 को योजना के तहत सुलभ अपने मायके विशेषण चली गई। अगले दिन रात 8 बजे सत्येंद्र घर आया तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो चारपाई पर लेट गया। तभी जय ने दीपक को बुला लिया। योजना के तहत जय ने जूस में नशीली गोलियां घोलकर पिता को पिला दी। कुछ देर बाद वो बेहोश हो गया तो दीपक और जय उसे उसी की मोटरसाइकिल पर बैठाकर अरमापुर स्टेट स्थित कैलाशनगर पुलिया पर ले गए। वहां सन्नाटा पसरा था। दोनों ने सत्येंद्र को मोटरसाइकिल से उतारा और सड़क किनारे पुलिया के पास लिटाकर लोहे की रॉड से उसके सिर पर कई वार किए, जिससे उसका सिर फट गया और वो तड़प कर मर गया। जय को पिता से इतनी नफरत थी कि उसने सड़क के किनारे पड़ी सीमेंट की ईंट उठाई और उसके चेहरे को कुचल दिया। हत्या करने के बाद जय और दीपक पैदल ही घर आ गए। 18 मई 2017 को पूछताछ के बाद थाना अरमापुर पुलिस ने अभियुक्त दीपक, जय और सुलभ को कानपुर की अदालत में रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जिला कारागार भेज दिया गया। कथा संकलन तक उनकी जमानतें नहीं हुई थीं। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।